जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का मनस्विनी योग में। तो आज फिर हम इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और यह जो महत्वपूर्ण विषय है, यह विषय है भाषा से या भाषा विवाद से, समसामयिक भाषा विवाद से। तो भाषा विवाद से यह विषय है, और मराठी हिंदी का इतिहास, भारतीय भाषाओं का इतिहास आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और ये समझना जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है कि जब हमें सही बातें पता होती हैं तो हम उसके साथ चलते हैं, हम सही बातों के साथ चलते हैं, सही विषयों के साथ चलते हैं और सही विषय का समर्थन कर पाते हैं। नहीं तो राजनीति के कारण जिस तरह की बातों का प्रचार कर दिया जाता है, कई बार वो बातें सही नहीं होती हैं, गलत होती हैं। लेकिन जिनका प्रचार हो जाता है, साधारण बुद्धि का मनुष्य उन्हीं बातों को सत्य मानने लग जाता है, उसी से अपना अहंकार जोड़ लेता है, उसी से अपनी भावनाएं जोड़ लेता है। तो भारत एक भावुक देश है, इमोशनल कंट्री इसको लोग कहते हैं, पूरे विश्व में मानते हैं, क्योंकि ये लॉजिकली या प्रैक्टिकली यहाँ के लोग नहीं सोचते हैं। उनकी भावना किसी से जुड़ी है, जाति से जुड़ी है, भाषा से जुड़ी है। तो ये जो राजनेता होते हैं, आपको जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर आपको बरगलाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि आप भावुक हो जाते हैं जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर। तो यह सब हमें विचार आज के हम वीडियो में करेंगे। लेकिन जब हमें सही ज्ञान होगा, सही बातों का हमें पता होगा, तो निश्चय ही हम विचार करेंगे, शांति से रहेंगे और यथा उचित जो भी हमें करना है वो हम करेंगे, जो हमारा विवेक कहता है। तो शास्त्र का काम है विवेक देना, ज्ञान का से हमें विवेक ही उत्पन्न होता है। तो यह हमें समझना जरूरी है। तो हम आज इसी विषय की थोड़ी चर्चा करेंगे और इसी विषय को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो भाषा, भाषा क्या है? सर्वप्रथम यह समझना जरूरी है कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की क्या आवश्यकता है। देखिए, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए या व्यवहार के लिए या फिर विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस टूल का हम यूज करते हैं, टूल कहने का मतलब कि जो साधन है, जो टेक्नोलॉजी है, आप ये कह लीजिए, जो प्राकृतिक रूप से मनुष्य को प्राप्त है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से मनुष्य को प्राप्त है, तो वह है भाषा। तो वाणी के द्वारा जो हम अभिव्यक्ति करते हैं, चाहे हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करें, चाहे हम विचारों का आदान प्रदान करें, हम एक विचार को दूसरे विचार तक पहुंचाए, तो एक विचार को दूसरे लोगों तक हम पहुंचाए, तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो वो भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो भाषा क्या, भाषा संस्कृति है? भाषा कोई संस्कृति नहीं है। हाँ, संस्कृति की अभिव्यक्ति या संस्कृति का व्यवहार भाषा में हो रहा हो, यह संभव है। किसी विशेष भाषा में किसी विशेष संस्कृति का व्यवहार हो रहा हो। तो अब एक प्रश्न यहां पर यह भी उठता है कि क्या अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सनातन धर्म को मानता है, सनातन धर्म को मानता है, तो क्या उसके लिए उसे संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है या भारतीय भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है? जी नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बल्कि उसे विचारधारा को समझना जरूरी है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जरूरी हैं। अगर उसकी अवधारणा स्पष्ट है तो वो सनातन धर्म को समझ सकता है, चाहे वो किसी भी भाषा में बताई जाए, चाहे वो किसी भी भाषा में दी जाए। हाँ, भाषा अलग अलग हो सकती है। अब अच्छी भाषा, बुरी भाषा, कोई भाषा अच्छी या बुरी नहीं होती है। हाँ, साइंटिफिक बेस लेकर या फिर साइंटिफिक बेस या उच्चारण के महत्व को लेकर हम कुछ भाषाओं को ये कह सकते हैं कि इस भाषा में इतनी परिपक्वता नहीं है, इस भाषा में इतनी परिपक्वता है। अब आप अगर इससे भी आप कैलकुलेट करोगे तो अब साइंटिफिक बेस तो आप अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, आप सीयूटी कट, पीयूटी पुट बोलते हैं। जब आप एबीसीडी पढ़ते हैं तो ए बी सी डी पढ़ते हैं, लेकिन जब सीयूटी लिखते हैं तो उसे सी कहां गया, कट हो गया वो तो, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन ही चेंज हो जाता है अंग्रेजी भाषा में। तो
जो प्रोनाउंसिएशन आपको बेसिक लेवल पे पढ़ाया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, अब जी ही है, हमने क्या इसे बुलाया जी, लेकिन जी ओ लिख दोगे तो गो हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन ही चेंज कर दिया। जबकि प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, उच्चारण के अनुसार जी ओ जो होना चाहिए था, जो, लेकिन इसे आप गो पढ़ते हैं। सी यू टी कट नहीं होना चाहिए था, सट होना चाहिए था, क्योंकि आप सी बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में। तो आप सोचिए कि अंग्रेजी भाषा कितनी अनसाइंटिफिक है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया बोल रही है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का लैंग्वेज इस समय इंग्लिश ही है। तो लोग सीखते हैं, भारतवासी भी सीखते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता है, उनकी नीड है। तो भाषा, हम ज्ञान की प्रस्तुति के लिए या विचारों की प्रस्तुति के लिए हम भाषा के माध्यम से विचारों को प्रस्तुत करते हैं। और जो अच्छे लोग थे, उन्होंने इसी बात को महत्व दिया कि विचार कैसे प्रस्तुत किए जा रहे हैं, भाषा का महत्व नहीं है, विचारों का महत्व है। हां, अब अंग्रेजी सीखने वाले या अंग्रेजी समझने वाले, अंग्रेजी भाषा है तो वहां पर प्रोनाउंसिएशंस की कमियां हमें दिखाई देती हैं। अब आप देवनागरी में आ जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। अगर क लिखा गया है तो हर जगह उसे क ही पढ़ा जाएगा, ग लिखा गया है तो हर जगह ग ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि किस तरह से भाषाएं ज्यादा सटीक हैं, उनमें परिपक्व है, ज्यादा उच्चारण उनका सटीक होता है। तो संस्कृत में या देवनागरी भाषा जितनी भी है, उसमें उच्चारण बड़ा ही सटीक हुआ करता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तमिल की ओर जाएंगे तो भाषा में कुछ दूसरी चीजें हमें मिलती हैं कि वहां पर एक ही अक्षर होगा, एक ही नोट होगा, उसके डबल प्रोनाउंसिएशन होंगे। जैसे क लिखा है तो उसे क भी पढ़ेंगे, उसे ग भी पढ़ेंगे। प लिखा है तो उसे प भी पढ़ेंगे, उसे ब भी पढ़ेंगे। अब कहां ब पढ़ना है, कहां प पढ़ना है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो जो बाय बर्थ तमिल सीखते हैं उनको पता होता है, नहीं तो जो बाद में सीखते हैं उनको धीरे धीरे पता चलता है। सिर्फ अगर आप तमिल को पढ़ना भी सीख लेंगे तो भी आप पूरी तरह से तमिल नहीं जान सकते। चलिए, हम तमिल भाषा पे आगे और चर्चा करेंगे। तो भाषा का विवाद पूरे देश में चल रहा है, मराठी भाषा, हिंदी भाषा, कि भाई भाषा के नाम पर भेदभाव करना और भाषा के नाम पर लोगों को जो है पिटाई करना या हटाना कि तुम हमारी भाषा बोलो। मेरे ख्याल से भाषा से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि कौन किस विचारधारा का है और किसके कर्म कैसे हैं। अगर कोई मान लीजिए कि बाहर का व्यक्ति आपके यहाँ जाकर चोरी करता है, डाका डालता है, उल्टे सीधे काम करता है, आप उसको निकालिए। अब वो चाहे आपके चोरी करने वाला, डाका डालने वाला चाहे कोई भी हो, बाहर का हो चाहे आपके खुद के अपने देश का हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो व्यक्ति ही जब क्राइम कर रहा है, गलत है, तो अपराधी तो वो है ही। तो इसलिए हाँ, जब बाहर से आके करता है तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, बाहर से आके कर रहा है। तो इसलिए जब ये हमें विचार करने की आवश्यकता है। भाषा कोई मुद्दा, भाषा के नाम पर कुछ करना, यह जो है अमानवीय हो जाता है, मानवता के विरुद्ध ये बात चली जाती है। तो भाषा के इतिहास को हम समझेंगे। और दूसरी बात क्या है कि जितनी भी भाषाएं हैं भारत में, उन सबकी जननी एक भाषा है, उसे हम कहते हैं संस्कृत। तो आज हम सब सर्वप्रथम ये देखेंगे कि संस्कृत भाषा जो है उसका विकास कैसे हुआ, वो कैसे इतनी सारी भाषाएं जब संस्कृत ही सबकी जननी है। मराठी की जननी संस्कृत है, भोजपुरी की जननी संस्कृत है, बंगाली की जननी संस्कृत है, असमीज ओडिया की जननी संस्कृत है, मारवाड़ी गुजराती की जननी संस्कृत है। तो फिर संस्कृत ही हमारी भाषा क्यों ना हो जाए। हम क्यों इतनी सारी भाषाएं बोल रहे हैं, संस्कृत बोले हम लोग सभी लोग। हिंदी की जननी भी संस्कृत है, ठीक। कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं हिंदी की जननी उर्दू है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में उस विषय को भी समझें। तो संस्कृत है, तो ये संस्कृत से देखिए, एक तो कुछ प्राकृतिक चीजें हैं जिसको शायद हम बदल नहीं सकते हैं, और वो क्या है कि हर 15 कोस की दूरी पर एक गांव से 5वें गांव में आप पहुंचेंगे, भाषा बदल जाएगी। हाँ, ये बात है कि भाषा में पूर्ण परिवर्तन नहीं आएगा, माइनर सा परिवर्तन आ जाएगा, थोड़ा सा शब्दों के प्रयोग में, बोलने के टोन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब जैसे महाराष्ट्री है तो मराठी लोग बोलते हैं, तो हर जिले के लोग एक जैसे मराठी नहीं बोलते, ठीक है। उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर आपको दिखाई देगा, बोलने में, शब्दों के प्रयोग में आपको डिफरेंस दिखेगा। और ये जो डिफरेंस दिखाई देता है, ये बड़ा ही प्राकृतिक है, बड़ा ही नेचुरल है, इसको रोका नहीं जा सकता।
इसको बंद नहीं किया जा सकता, ये डिफरेंस आ ही जाएगा। ठीक, इसलिए कहा गया कि 15 कोस की दूरी पर, या कुछ लोग इसको 5 कोस की दूरी पर भी मानते हैं कि भाषा बदल जाती है, भाषा में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकृति इस चीज को अंजाम देती है, प्रकृति के माध्यम से ऐसा होता है। तो अब लेकिन फिर भी संस्कृत भाषा के माध्यम से, संस्कृत के ही विकास क्रम में ये सारी चीजें हुई हैं, तो संस्कृत से हमारी भाषाएं निकली हैं। तो कैसे निकली हैं? तो हमें अपनी जननी की ओर बढ़ना चाहिए। संस्कृत हमारी भाषाओं की जननी है, माता है। कैसे है? तो आइए हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि यह विकास क्रम कैसे होता है, कैसे हम संस्कृत से मराठी, भोजपुरी या फिर हरियाणवी, ब्रज भाषाएं, सारी भाषाएं कैसे प्रकट होती हैं, उसको आज हम समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखें वैदिक संस्कृत। आज से लगभग 5000 साल पहले, 4500 साल पहले वैदिक संस्कृत का प्रचलन था, जो कि वेदों में लिखा गया है। आज हमें वो बहुत कठिन लगता है। तो वेदों के अंदर, रुद्राष्टाध्याय के अंदर, यजुर्वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर जो संस्कृत मिलती है, वो आज से 1500 ईसा पूर्व कहने का मतलब है कि ईसा के 1500 साल पहले और उससे भी अधिक पहले वैदिक संस्कृत का प्रयोग होता था। तो लगभग आज से 5000 साल पहले या 4500 साल पहले का समय ये हो जाएगा। 3500 और 4000 साल, 1500 की बात करें तो 3500 हो जाएगा। तो इस इतने वर्षों पहले वैदिक संस्कृत का प्रयोग होता था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आया और शास्त्रीय संस्कृत मिलने में आया, जिसमें पतंजलि योग सूत्र की रचना होती है, ब्रह्म सूत्र की रचना होती है, मीमांसा सूत्रों की रचना होती है। तो शास्त्रीय संस्कृत, जिसमें शास्त्रों की रचना हुई, स्मृतियों की रचना हुई, ठीक है, तो वो शास्त्रीय संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। तो लगभग 1000 ईसा पूर्व, मतलब आज से 3000 साल पहले जो है, शास्त्रीय संस्कृत आए और योग सूत्र आदि बहुत सारी चीजों की रचना हुई। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत जो बोलचाल की भाषा है, ये बहुत ही सरल भाषा हो गई। संस्कृत में बहुत, मतलब आज के हिसाब से, आज जो लोग मराठी, हिंदी बोलते हैं, उनके लिए ये बड़ा सरल लगेगा लौकिक संस्कृत का प्रयोग करना। तो 500 ईसा पूर्व, मतलब 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले लौकिक संस्कृत का प्रचलन हुआ करता था। और लौकिक संस्कृत की भाषा, अगर हम आदि गुरु शंकराचार्य की बात करें तो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया उसे हम लौकिक संस्कृत कह सकते हैं। सरल संस्कृत है काफी, जो कि आपको भज गोविंदम स्तोत्र या विवेक चूड़ामणि आदि में प्राप्त हो जाती है। तुलना करेंगे हम वैदिक से, तो हालांकि आदि गुरु शंकराचार्य तो बहुत बाद में हुए हैं, वो तो आज से 1400 वर्ष पहले हुए, 1400-1500 वर्ष पहले उनका इतिहास बताया जाता है। लेकिन उस समय, क्या उस समय संस्कृत थी? संस्कृत भाषा में बदलाव लोगों के आम बोलचाल में आया, लेकिन विद्वानों की भाषा संस्कृत तब भी थी और वो बहुत बाद तक रही है। संस्कृत से हिंदी पर कब स्विच किया गया, इस पर हम आगे देखेंगे कहां पर यह घटना घटी। तो लौकिक संस्कृत भाषा आज से लगभग 2500 साल पहले हम कह सकते हैं इसका प्रयोग हुआ। अब संस्कृत से एक और सरल भाषा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको कहते हैं पाली या मागधी। इसको पाली भी कहते हैं और मागधी भी कहा, क्योंकि मिलता है ना। और पाली भाषा में तो जैन ग्रंथ भी प्राप्त हो जाते हैं, पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ तो है ही। महात्मा बुद्ध ने इसी भाषा में अपने उपदेश दिए, पाली भाषा में। और पाली क्या थी? सरल संस्कृत। पाली को सरल संस्कृत माना गया और इसे मागधी भी कहा गया। और ये 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 ईस्वी पूर्व तक इस भाषा का प्रयोग देखा जाता है। मौर्य काल का प्रारंभ इसी युग में होता है, बुद्ध इसी युग में होते हैं, सम्राट अशोक वर्धन इसी युग में होते हैं, पाटलिपुत्र की गद्दी पर वो राजा बनकर बैठते हैं, सम्राट बनकर। तो इसी युग में चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास पढ़ा जाता है। तो 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व जो है, 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व जो है, यह भाषा पाली भाषा का। और पाली भाषा जो थी संस्कृत जैसी थी, जैसे कि अपदीपो भव, यह पाली भाषा है। अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, ठीक है, अपना दीपक स्वयं बनो। अब इसको संस्कृत में बोलेंगे तो ये अपदीपो भव, ये संस्कृत नहीं है, ये पाली है। तो पाली भाषा सरल संस्कृत ही थी, मतलब संस्कृत का बहुत ही सरलीकरण कर देने के बाद जो भाषा आई, बोलचाल की भाषा, स्पेशली उस समय भी विद्वानों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी।
विद्वानों की भाषा उस समय भी संस्कृत थी, लेकिन जो बोलचाल की भाषा थी वो पाली थी। और मगध के क्षेत्र में इसका प्रचलन अधिक होने के कारण या प्रचार प्रसार मागधियों के द्वारा होने के कारण, मागधी मतलब मगध के राजाओं के द्वारा होने के कारण, सम्राटों के द्वारा होने के कारण इसे मागधी भी कहा गया। और वैसे तो आज भी मागधी भाषा है मगध के क्षेत्र में, स्पेशली पटना डिस्ट्रिक्ट में और गया डिस्ट्रिक्ट में जो भाषा बोली जाती है, लोग उसे मगधी कहते हैं, मागधी ही कहते हैं। और आप पटना के दक्षिण की ओर जाएंगे तो लगभग 60-70 किलोमीटर पर पाली डिस्ट्रिक्ट है, एक पाली जिला है। पाली भी इसको, इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन भी संस्कृत में पाली होता है। तो पाली जिला भी है, आज भी बिहार में उपलब्ध है। तो पाली भाषा बोली जाती थी और वहां पर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिससे कि सम्राट अशोक के शिलालेख वगैरह वहां पाए जाते हैं। तो पाली भाषा थी और ये पाली भाषा ही बोली जाती थी, ज्यादातर बोली जाती थी। तो पाली भाषा सरल संस्कृत के रूप में प्रस्तुत थी। और यह पाली भाषा में अब यहां तक जो है संस्कृत का अपभ्रंश नहीं माना गया है, अर्थात वैदिक संस्कृत, शास्त्रीय संस्कृत और फिर लौकिक संस्कृत और फिर पाली, यहां तक संस्कृत का अपभ्रंश नहीं माना गया है। यह माना गया है कि यह संस्कृत ही है, सरल रूप में है लेकिन संस्कृत ही है। अब इसके आगे जो भाषा आएगी उसे अपभ्रंश माना गया है, प्राकृत भाषा। जी हां, प्राकृत भाषा का प्रयोग जो है मौर्य काल में ही शुरू हो गया। यद्यपि सम्राट अशोक के समय से ही प्राकृत भाषा प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन इसका प्रचार प्रसार वैसा नहीं था। सम्राट अशोक ने जो भाषा का प्रयोग किया, पाली भाषा का भी प्रयोग किया शिलालेखों को लिखने में, और प्राकृत भाषा का भी प्रयोग किया शिलालेखों को लिखने में। तो मगध के राजाओं ने फिर प्राकृत भाषा का प्रयोग शुरू किया। और यह जो प्राकृत भाषा का प्रयोग है मौर्य वंश में भी देखा गया, शुंग वंश में भी देखा गया। पुष्यमित्र शुंग जो हुए, जिनके पुत्र अग्निमित्र हुए, जिसके ऊपर जो है कालिदास जी ने एक ग्रंथ की रचना की थी मालविका अग्निमित्र के नाम से। मालविका जो कि विदिशा की राजकुमारी थी, विदिशा मध्य प्रदेश में लगता है इस समय। तो विदिशा की राजकुमारी और अग्निमित्र के प्रेम कहानी पर क्षमा करें, कालिदास ने जो है ग्रंथ रचना की, एक साहित्य लिखा। तो ऐसे वर्णन आता, और संस्कृत में लिखा, संस्कृत के लेखक थे। तो कालिदास गुप्त काल में हुए, तो उस समय संस्कृत का प्रचलन खत्म नहीं हुआ था। हाँ, प्राकृत भाषा का प्रयोग इस काल में अधिक हुआ। आपको मौर्य वंश से प्रारंभ होता है, मौर्य वंश के पहले प्राकृत नहीं था। मौर्य वंश का जब काल चल रहा था, क्योंकि 10 राजा हुए मौर्य वंश में, एक ही परिवार में हुए, वो सारे एक दूसरे के पुत्र आदि ही हुए, तो उसी में यह प्राकृत प्रारंभ हुआ। सम्राट अशोक के काल से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसका प्रचार बाद में हुआ और शैक्षणिक संस्थाओं में इसको पढ़ाया जाना बाद में शुरू हुआ। तो जो प्राकृत भाषा है वह भी संस्कृत का अपभ्रंश है। अपभ्रंश हम तब मानते हैं जब किसी भाषा के अंदर कोई दूसरी भाषा का मिक्सअप हो जाए और कुछ अलग तरह से बातें आए। तो प्राकृत में मुख्य रूप से पाली भाषा ही डोमिनेंट है, लेकिन उसके अंदर कुछ विदेशी भाषाओं का भी कुछ माना गया कि उसमें प्रवेश हुआ, कुछ शब्दों को जोड़ लिया गया शायद, या कुछ अलग तरीके से चीजें सामने आई, तो उसे अपभ्रंश माना गया। तो प्राकृत जो है संस्कृत का अपभ्रंश है, इसीलिए असंस्कृत कहा गया। प्राकृत भाषा को असंस्कृत कहा गया, पाली को असंस्कृत नहीं कहा गया, पाली को सरल संस्कृत कहा गया। पाली और प्राकृत में यह अंतर है। तो प्राकृत को असंस्कृत माना गया, यहां इसे प्रथम अपभ्रंश माना गया, यह पहला अपभ्रंश है। फिर प्राकृत भाषा से हम आगे बढ़ते हैं, तो प्राकृत भाषा के 5 भेद बताए गए हैं, इसे द्वितीय अपभ्रंश कहा गया। प्राकृत भाषा के 5 भेद मतलब अलग अलग क्षेत्र में प्राकृत भाषा ही अलग अलग ढंग से बोली जाती थी। कैसे? शौरसेनी, मथुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र में शौरसेनी भाषा, जो कि प्राकृत का ही एक भेद है, प्राकृत ही है वो, उसको बोली जाती थी। फिर पैशाची, सिंध और पंजाब के क्षेत्र में पैशाची भाषा, जो कि प्राकृत ही है, तो उसको बोली जाती थी। विदर्भ, प्रतिष्ठानपुर, कोंकण के क्षेत्र में महाराष्ट्री भाषा, अभी हम उसको मराठी बोलते हैं लेकिन महाराष्ट्री, इसका पुराना नाम महाराष्ट्री भाषा, जो कि विदर्भ, प्रतिष्ठानपुर और कोंकण के क्षेत्र में बोली जाती है, वो प्राकृत से ही निकली है।
प्राकृत ही है। तो अब देखिए, महाराष्ट्री प्राकृत है लेकिन मराठी प्राकृत नहीं है। हाँ, महाराष्ट्री से मराठी बन गई। इसीलिए आप जैसे संत ज्ञानेश्वर के अगर ज्ञानेश्वरी पढ़ेंगे तो उसमें जो भाषा लिखी हुई है और जो ओरिजिनल कहने का मतलब जो वर्तमान में जो मराठी बोली जा रही है, आपको उसमें अंतर मिलेगा, वो एग्जैक्टली वैसा नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे किसी ने ज्ञानेश्वरी दिखाई तो उसमें ज्ञानेश्वरी के जो बातें लिखी, संत ज्ञानेश्वर ने जो बातें लिखी थी, उसका भी भाष्य मराठी में लिखा गया था। मैंने इसका भाष्य लिखने की क्या जरूरत। अब जैसे रामचरितमानस अवधी भाषा में है, तो जो अवधी भोजपुरी जानने वाले लोग हैं वो बड़े आराम से जो है रामचरितमानस का टीका ना भी हो तो भी उसके दोहे चौपाइयों को पढ़कर समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि भोजपुरी भाषा में अभी इतने परिवर्तन बाद में नहीं हुए या अवधि में। हाँ, अब वर्तमान में बोलचाल में काफी हो चुका है, लेकिन जो जानते हैं भोजपुरी भाषा को या फिर अवधि, तो रामचरितमानस पढ़ने में उन्हें कठिनाई नहीं होती है। तो महाराष्ट्री विदर्भ में प्रतिष्ठानपुर, संभाजीनगर, जिसको औरंगाबाद भी पहले कहा जाता था, तो वहां को प्रतिष्ठानपुर, क्योंकि सातवाहन राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। प्रतिष्ठानपुर सातवाहन राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। तो प्रतिष्ठानपुर और कोंकण, जो कोंकण है, यह कोंकण भाषा कोंकणी क्षेत्र में, तटीय प्रदेश में, महाराष्ट्र के तटीय प्रदेश में गोवा तक, मुंबई से लेके गोवा तक जो तटीय प्रदेश है वो कोंकण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वहां पर कोंकण की भाषा, यह भी इसी का अपभ्रंश था, प्राकृत का ही। फिर मागधी, मागधी कहां बोली जाती है? मगध, काशी, अंग, मिथिला, बंग, कलिंग। तो मगध क्या है? मगध जो पाटलिपुत्र, नालंदा, गया का जो क्षेत्र है, यह मगध क्षेत्र कहलाता है। अंग भागलपुर का क्षेत्र, जहां पर भागीरथी ने तपस्या की, अपनी गंगा जी को वहां तक वो ले गए थे। और भागलपुर, अंग देश के जो राजा थे कर्ण थे, कर्ण अंग के राजा थे। दुर्योधन ने अंग का राज्य कर्ण को दिया था। फिर मिथिला, माता सीता की जन्मस्थली मिथिला, तो वहां पर भी ये जो मागधी भाषा का प्रभाव से ही यह बाद में और भाषाएं बन गई, मैथिली इत्यादि। फिर बंग, बंग मतलब बंगाल, और कलिंग के क्षेत्र में और आसाम के क्षेत्र में मागधी भाषा का प्रभाव था। फिर अर्धमागधी, अर्धमागधी कौशल, अयोध्या, कन्नौज के क्षेत्र में अर्धमागधी भाषा चलती थी, मतलब मागधी से मिलती जुलती भाषा। इसीलिए आप आज भी, और ऐसा नहीं कि इसका प्रमाण आज नहीं, आज भी प्रमाण है, ठीक है, आज भी इस तथ्य का प्रमाण आपको मिल जाएगा। आज भी आप अगर यूपी बिहार में घूमेंगे तो आपको भाषा की समानता आपको दिखेगी। लगभग आपको पटना से लेकर कानपुर तक भाषा में आपको एक जैसी भाषा, एक बिल्कुल एक जैसी तो नहीं, क्योंकि भाषा तो हर 5वें गांव पे बदल जाएगी, 15 कोस पे जो है भाषा बदल जाया करती है। तो यानी कि पूरी बदल जाती है, अपभ्रंशित होती है, अर्थात उसमें थोड़े थोड़े परिवर्तन आ जाया करते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस उसमें आ जाया करते हैं। तो ये होता है। तो भाषा जो है इस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो अब उत्तर प्रदेश बिहार में जाएंगे तो कानपुर तक आपको प्रभाव मिलेगा कि भाई बोलने का टोन लगभग वैसा वैसा सा ही लग रहा है, उसी तरह की बातें लग रही हैं, बोलने के टोन में वैसे ही बातें दिखाई दे रही हैं। तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, मिलती जुलती ही सारी चीजें चल रही हैं। तो इस तरह से यह आपको मिलेगा बिहार में से भी। और बिहार के आप पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे, उत्तरी क्षेत्र में जाएंगे, भाषा बदली हुई मिलेगी। उत्तर में चले गए तो मिथिला मिल जाएगा, फिर मैथिली भाषा मिल जाएगी। पूरब में चले गए तो कुछ और भाषा मिल जाएगी। लेकिन लगभग कुछ जिले बिहार के और बहुत सारे जिले उत्तर प्रदेश के भी वो पूरी तरह से भोजपुरी बोलते हैं। और जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर जाते हैं, लखनऊ चले गए, थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, तो वो उसे अर्धमागधी कहा गया। अर्धमागधी, जैसे आजकल लोग कुछ कहते हैं कि नहीं, अवधी भाषा अलग है, भोजपुरी भाषा अलग है, वैसे है एक ही। बहुत माइनर सा डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत बोलने में इधर उधर दिखेगा, नहीं तो है एक ही। लेकिन जो है वो कहेंगे कि भाई नहीं, यहां थोड़ी बदल गई है, तो ये अवधी हो गई और ये भोजपुरी हो गई, जबकि वो है चीज वही। जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुवर राउर इहे बड़ाई, निदरी गनी आदर, गरीब पर करत कृपा अधिकाई। अब ये क्या है? भोजपुरी। ये राउर शब्द का प्रयोग भोजपुरी में बहुत ज्यादा होता है। तो और भी जो तुलसीदास जी जो लिख रहे हैं, हाँ, थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीजें, जैसे कि बास शब्द का प्रयोग होता है। बास शब्द, ऐसे बास शब्द संस्कृत के वाह से निकला है। अस्तु वाह, संस्कृत की जो बोलचाल की भाषा होता थी उसमें वाह शब्द का प्रयोग बहुत होता है। तो भोजपुरी में जो बास शब्द का प्रयोग होता है वह वहीं से आया हुआ है।
तो चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अपने स्लाइड पर भाषा के विकास को देखते हैं। तो प्राकृत के 5 भेद पाए गए: शौरसेनी, पैसाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। और उसके बाद तृतीय अपभ्रंश आता है। इसके बाद अपभ्रंश की बातें नहीं है। शौरसेनी, शौरसेनी के अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, ब्रज भाषा, राजस्थानी, राजस्थान में मेवाड़ी, मारवाड़ी, बाड़मेर में थोड़ी सी अलग सी भाषा चलती है, क्योंकि भाषा तो अलग अलग चलती है ना। किसी भी आप राज्य में जाएंगे तो आपको भाषा में परिवर्तन, अब एक मान लीजिए नागपुर के क्षेत्र में, अमरावती के क्षेत्र में जैसी मराठी बोली जाती है, तो क्या आपको, आप दक्षिणी महाराष्ट्र के क्षेत्र में चले जाएंगे, या फिर आप दूसरे परली हो गया और कहीं लातूर हो गया, और जो कर्नाटक बॉर्डर के साइड में जो लगते हैं, तो क्या वहीं सेम मराठी चलती है? नहीं, मराठी बदल जाती है, वैसी नहीं रहती। तो वैसे ही पश्चिमी हिंदी, ब्रज, राजस्थानी, गुजराती, ये भाषाओं का जो अस्तित्व आया वो शौरसेनी प्राकृत से आया। पैसाची प्राकृत से पंजाबी, लहंदा, सिंधी, डोगरी, पहाड़ी भाषाओं का अस्तित्व आया। महाराष्ट्री से मराठी, कोंकणी, विदर्भ में बोली जाने वाली भाषा जो है वो अलग नहीं है, मिलती जुलती है। आप सबको मराठी बोल देते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग है। अब कोंकणी तो लोग अलग ही मानते हैं, कोंकण के लोग बोलते हैं हम कोंकणी बोलते हैं। मुझे ऐसे लोग मिले मुंबई में जो कोंकण के थे, उन्होंने अपनी भाषा को कोंकणी बताया कि ये मराठी है लेकिन इसे कोंकणी भाषा कहते हैं, मतलब मराठी जैसी पता चलती है। फिर मागधी हो गए, मागधी, अंगी, भोजपुरी, मैथिली, नेपाली, बंगाली, उड़िया, असमिया, ये जो भाषाओं का विकास हुआ वो मागधी भाषा के प्रभाव में हुआ। ठीक है, भोजपुरी भी आई अस्तित्व में, उसी तरह से अंगी भी आई। अब अर्धमागधी है भोजपुरी, अवधी, पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, पूर्वांचल में बोली जाने वाले भोजपुरी, अवधी भी हो गया। और जितना आप आगे की ओर पूर्वी क्षेत्र में जो हिंदी भाषा का प्रयोग जो हुआ वो अर्धमागधी से विकसित हुआ। ठीक है, तो ये भाषा का वो है। अब चलिए, अब हम समझेंगे कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदी भाषा तो उर्दू से निकल गई है। अब मूर्खता के बिना अनुसंधान किए नेता आदमी कुछ भी बोल जाए, और मीडिया नेता को ही दिखाती है, तो लोगों को लगता है कि भाई इतनी बड़ी बात तो हमको पता ही नहीं था कि हिंदी उर्दू से निकल गई। तो हिंदी भाषा का इतिहास हम समझते हैं, हिंदी भाषा कहां से। हिंदी भाषा का अस्तित्व में आना मध्ययुगीन भक्ति क्रांति से शुरू। कबीर, मीराबाई, रविदास, सूरदास, गुरु नानक, संत दादू, तुलसी साहिब, नामदेव के पदों से हिंदी भाषा ने अस्तित्व लेना शुरू किया। जी हां, हिंदी भाषा ने अस्तित्व लेना शुरू किया। सूरदास की एक वाणी है, दर्शन दो घनश्याम नाथ, मुरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर में ज्योत जला दो, घट घट वासी रे। कौन सी भाषा है बताइए? ये सूरदास की भाषा है, आज से 500 साल पहले। कौन सी भाषा है ये? हिंदी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, घोर अंधेरा मेटिया, जब दीपक देखिया माही। कौन सी भाषा है? हिंदी है। मध्य युग में जब भक्ति क्रांति प्रारंभ हुई, उस समय जो संत और भक्त हुए, उन्होंने एक भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। उसमें संत नामदेव जो कि महाराष्ट्र के थे, उन्होंने उनके जो 100 पद हैं वो हिंदी भाषा में लिखे गए। बाकी उन्होंने मराठी में लिखा है, प्राकृत में लिखा है, मतलब कि जो महाराष्ट्री थी, मराठी भी नहीं, महाराष्ट्री भाषा जो हुआ करती थी। फिर बाद में मराठी आई उसके बाद, तो मराठी तो हिंदी में लिखा है। अब मराठी भी कोई इतनी अलग सी भाषा नहीं है कि हिंदी से बहुत अलग भाषा हो कोई, या भोजपुरी से। मैं कहूंगा आप कभी भोजपुरी या मागधी को समझिए और मराठी को देखिए, तो आपको लगेगा कि ये तो काफी नजदीकी भाषा है। जैसे कि एक मराठी में क्या बोलेंगे, काय करत आहात, क्या कर रहे हो तुम। अगर इसी को भोजपुरी में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, का करत बड़, काय करत आहात, का करत बड़ा, का करत बड़ा, आप क्या कर रहे हैं आप। ये भोजपुरी हुआ। आपने बोला काय करत आहात, तो ये मराठी हुआ। ठीक है, तो ये भोजपुरी और मराठी का भी डिफरेंस अगर कोई सही से देखे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी जो बोलने का, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मराठी, भोजपुरी, मागधी में या हरियाणवी में भी आपको एक जैसे मिलेंगे, आके बंगाली, असमी में भी एक जैसे मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे। चलिए ठीक है, नेता लोग जिनके पास प्राकृतिक नेतृत्व करने की क्षमता नहीं होती है, वो भाषा और जाति के नाम पर सोचते हैं कि हम नेतृत्व करेंगे।
करने दीजिए उनको अपना काम, हमें समझने की आवश्यकता है। जनता की बहुत भारी परीक्षा होती है इन सब चीजों में। तो हिंदी भाषा का अस्तित्व में आना मध्ययुगीन भक्ति क्रांति से शुरू हुआ। मीराबाई की वानियां, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक देई मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। कौन सी भाषा है? क्या मारवाड़ी है? तो हिंदी भाषा, एक बात जान लीजिएगा, हिंदी किसी गांव की भाषा नहीं, किसी गांव की भाषा नहीं। लेकिन यह कहना कि हिंदी उर्दू से निकल गई, यह महामूर्खता है और अज्ञानता है। हां, जो भारतीय भाषाएं थीं, ये जितनी भी भाषाएं हैं, एक ऐसी कड़ी को ढूंढा गया कि भाई जिसके जो सबके लिए सरल हो जाए, और वो भाषा हिंदी विकसित की गई। सूरदास की वाणी क्या कहती है? उद्धव कर्मण की गति न्यारी, मूर्ख राजा राज करत है, पंडित फिरत भिखारी। कौन सी भाषा है? हिंदी है। और ये कब लिखी गई? आज से 600 साल पहले, 500 साल पहले, जब सूरदास हुए। हाँ, तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ को, वो भी चाहते तो हिंदी सरल भाषा में लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने अवधी भोजपुरी की तरह जो भाषा थी उसी में लिखी गई। अब तुलसीदास जी की भाषा आज जिसको लोग अवधी कहते हैं वैसी भी बिल्कुल नहीं है, और आज जिसको आप भोजपुरी कहते हो वैसी भी बिल्कुल नहीं है। फिर भी वो 80% भोजपुरी की तरह ही है, 80% या मोर देन 80%। इसलिए जो भोजपुरी अच्छे से जानते हैं वो बड़ी आसानी से तुलसीदास जी के रामचरितमानस को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये है, बाकियों को हिंदी टीका पढ़नी पड़ती है। तो हिंदी एक कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में डेवलप हुआ, इसीलिए संत नामदेव ने भी अपने 100 पदों को हिंदी में लिखा। और दूसरे भी कई मराठी साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी में रचनाएं की हैं, और कई हिंदी साहित्यकार हैं जिन्होंने मराठी भाषा का भी प्रयोग किया। तो अब क्या है कि देखिए, अब ऐसा लगता है जब विवाद चलता है कि मराठी सीखो तुम्हें, तो लगता है कि दोनों भाषाएं बिल्कुल डिफरेंट होगी, एक दूसरे लोगों को समझ में नहीं आती होंगी। जो यूपी बिहार के लोग हैं वो मुंबई जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, उन्हें मराठी समझ में आनी शुरू हो जाती है, और ज्यादातर को मराठी समझ में आनी शुरू हो जाती है। थोड़ा सा होते तो हमारे ही जैसे शब्दों का प्रयोग अलग टोन में किया जा रहा है, अलग ढंग से किया जा रहा है। इसलिए मैंने आपको बताया कि मराठी में बोलेंगे काय करत आहात, तो भोजपुरी में बोलेंगे का करत बाड़ा। बोला, ये बोला जो है मराठी में बोलते हैं बोला, बोला भोजपुरी वाले बोला भैया बोला, भैया जोड़ देंगे, तकिया कलाम एक अलग बात है। तो बोला, लेकिन बोला शब्द का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से आपको बहुत समानता दिखाई देगी भाषाओं में। तो ये सारी भाषाओं की जड़ एक है। तो यह भाषा, तो हिंदी भाषा सर्वप्रथम जो संत हुए उन्होंने इसका प्रयोग किया, और वहां से इसका विकास क्रम शुरू हो गया। चलिए, आधुनिक हिंदी का जन्म और राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति देने वाले महापुरुष कौन थे? तो इसमें अगर कोई बहुत बड़ा कदम किसी ने उठाया तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने उठाया। 1857 की क्रांति की विफलता के बाद सर्वप्रथम 1870 से 1875 में महर्षि ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की घोषणा की, और आधुनिक हिंदी में प्रथम ग्रंथ रचना की, जिसे कहा गया सत्यार्थ प्रकाश के रूप में उनके द्वारा हुई, जो कि आधुनिक हिंदी का आधार बना। जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती की मातृभाषा गुजराती थी। महर्षि दयानंद सरस्वती की मातृभाषा क्या थी जी? गुजराती थी। वो कोई हिंदी भाषी नहीं थे। आज गुजरात में भी लोग कहते हैं हिंदी भाषी को भगाओ, हिंदी मत बोलो, जैसे लगता है कि हिंदी ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है और अंग्रेजी सबसे बड़ा मित्र है। अभी महाराष्ट्र में मनसे के जो पार्टी है, वहां पर जो मराठी भाषा को लेकर राजनीति करती है, तो वहां पर मनसे के एक महिला नेत्री ने कहा कि अंग्रेजी भाषा को कम्युनिकेशन लैंग्वेज बनाना चाहिए, हिंदी को नहीं बनाना चाहिए। मतलब अंग्रेजी भाषा से उन्हें कोई खतरा नहीं है, हिंदी से बहुत बड़ी खतरा, हिंदी से बहुत ज्यादा खतरा हो गया है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा हिंदी भाषा से, लेकिन अंग्रेजी से कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा उनका मानना है। इस तरह की बातें वो कह रही हैं। तो चलिए ठीक है, अपना अपना विवेक है, और जो भी कर रही हैं वो भविष्य में उसका जरूर ही परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम जो हिंदी भाषा में जो ग्रंथ की रचना हुई, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना शुद्ध हिंदी भाषा में की।
उसमें कोई उर्दू शब्द नहीं मिलेगा। हाँ, हिंदी में अपभ्रंश देखा जाता है कि उर्दू शब्द मिलते हैं। उर्दू का निर्माण अलग ढंग से, वो हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम हिंदी के बारे में, हिंदी का इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम महर्षि दयानंद सरस्वती, जो कि जिनकी मातृभाषा गुजराती थी, जिनकी मातृभाषा गुजराती थी, तो उन्होंने हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। उसके बाद जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जो बनाना चाहते थे और उसका उन्होंने प्रस्ताव रखा, उसमें स्वामी विवेकानंद, उनकी मातृभाषा बंगाली थी, केशव चंद्र सेन, उनकी मातृभाषा भी बंगाली थी, जो कि ब्रह्म समाज के थे, और गुजराती कवि नर्मद 1883 में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की 1883 में। आधुनिक हिंदी का जन्म और राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति देने वाले महापुरुष बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा नाम आता है इस विषय में। बाल गंगाधर तिलक ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव 1917 में रखा। उन्होंने कहा था कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। उन्होंने भारतवासियों से आग्रह किया था कि ये हिंदी सीखें और इसे अपने कामकाज की भाषा बनाएं। 1918 में तिलक ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, वो अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के रूप में, यह घोषित किया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। 1905 में उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा में कहा था कि देवनागरी लिपि को सभी भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए और हिंदी संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा बन सकती है। ठीक है, तो संपर्क एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज के रूप में। अब एक बात बताइए कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज के रूप में आप विदेशी भाषा को प्रोत्साहन दे रहे हो और अपनी ही भाषा को, जो आपके देश की भाषा है, उसे आप नकारने की कोशिश कर रहे हो। और नेताओं के प्रभाव में सारे लोग आ चुके हैं। उनको लग रहा है कि हम शुद्ध मराठी हो जाएंगे अगर हम फॉलो नहीं करेंगे नेताजी को। तो ठीक है, तो इस तरह के उधेड़ बुन में बेचारे फंसे हुए लोग हैं। तो आधुनिक हिंदी का जन्म बाल गंगाधर तिलक ने किस प्रकार से क्यों कहा, वो ऐसे क्यों कहा, उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की पेशकश बाल गंगाधर तिलक ने क्यों की? वो इसलिए की क्योंकि राष्ट्रीय एकता भाषा के लिए जरूरी, भाषा से राष्ट्रीय एकता आ सकती है। नहीं तो भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर लोग लड़ते रहेंगे। तो अगर मान लीजिए कि हम, कोई किसी भी जाति का हो, अगर वो हिंदू होने का गर्व रखता है तो निश्चय ही वो सब एक हो जाएंगे। इसी प्रकार से कोई किसी भी भाषा का हो, अगर उसे अपनी मातृभाषा या जननी, सभी भाषाओं की भी माता संस्कृत को अगर वो स्वीकार करे तो निश्चय ही सब एक हो जाएंगे, सब में एकता आ जाएगी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी मातृभाषा बंगाली थी, लेकिन उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की प्रस्तावना दी या घोषणा की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सब ने जो है हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात कही। लेकिन बाद में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई और है भी नहीं। तो हिंदी को कौन सा दर्जा प्राप्त है? राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। कुछ लोग कह रहे हैं हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो क्यों बोलनी चाहिए? अरे भाई, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, बात सही है, लेकिन हिंदी राजभाषा जरूर है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है उसे समझेंगे। सन 1947 से 1949 के बीच हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर संवैधानिक बहस शुरू हो गई। तमिल भाषी नेताओं के विरोध के बाद हालांकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया, न कि राष्ट्रभाषा का। राजभाषा मतलब जितने भी गवर्नमेंट के काम होंगे वो हिंदी में होंगे या अंग्रेजी में। ठीक है, हिंदी में होंगे या अंग्रेजी में होंगे, ऐसी प्रस्तावना रखी गई। तो ये चीज है। अब चलिए तमिल भाषा, तमिल भाषियों नेताओं ने विरोध किया। तमिल क्या संस्कृत से अलग है, हिंदी से अलग है? जी हाँ, तमिल हिंदी मराठी से अलग ही दिखाई देती है, लेकिन तमिल जो है संस्कृत से पूरी तरह से अलग है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, तमिल का निर्माण संस्कृत से भी पहले हुआ। तो अगस्त मुनि ने तमिल की लिपि लिखी और अगस्त मुनि को कहते भगवान शिव ने दी, भगवान शिव ने दी अगस्त मुनि को। तो अब लेकिन अगस्त मुनि राम के समय हुए। राम जब अपने अभियान में निकले हुए थे तो भगवान राम को अगस्त मुनि मिले, तो कौन सी भाषा में बातचीत हुई होगी? प्रश्न ये है।
और वाल्मीकि भी हुए और वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो संस्कृत में लिख दी उन्होंने। इसका मतलब राम के समय में या अगस्त मुनि के समय में संस्कृत प्रचलन में थी, इसलिए संस्कृत को ही देव भाषा की कहा जाता है। आदिगुरु शंकराचार्य ने भी अपने शास्त्रों की रचना संस्कृत में की, उन्होंने मलयालम में कर देते, वो तो केरला से आए थे, क्योंकि उस समय मलयालम भी अस्तित्व में नहीं था, संस्कृत थी। इसलिए तमिल भाषा में बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कुंचुम कुंचुम, शीघ्रम शीघ्रम, शीघ्रम मतलब जल्दी करो जल्दी करो, तो शीघ्र शब्द जो है संस्कृत में है, कुंचुम का मतलब थोड़ा थोड़ा संस्कृत में है, और बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे तमिल भाषा में जो कि संस्कृत में विद्यमान है। और ये मैंने खुद, क्योंकि तमिल भाषा, मैं तमिलनाडु में रहा हूं और वहां पर मैं घूमा हूं, और उन्होंने तमिल और अंग्रेजी, वर्तमान में तमिल भाषा का पतन हो चुका है, बहुत ज्यादा अपभ्रंशित हो चुका है तमिल भाषा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदी को बैन लगा दिया और अंग्रेजी को प्रोत्साहन दे दिया कि अंग्रेजी पढ़ो। अब हुआ क्या कि अंग्रेजी आजकल, चाहे आप महाराष्ट्र में चले जाइए, चाहे तमिलनाडु में चले जाइए, चाहे यूपी में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, अंग्रेजी भाषा जो है वो शहर के लोग और जो थोड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, शहरी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में, वही जान पाए हैं, वही बोलते हैं। गांव गांव में लोग अंग्रेजी नहीं जानते। अगर आप तमिलनाडु के भी, मैं तमिलनाडु के गांवों में भी घुमा हूं, तो वहां पर अंग्रेजी बोलने वाले आपको नहीं मिलेगा। अब उनको हिंदी भी नहीं आती है, उनको अंग्रेजी भी नहीं आती है। अगर आप तमिल नहीं जानते तो कैसे कम्युनिकेट करोगे? या तो आप निर्णय लोगे छोड़ो, ऐसे प्रदेश में छोटा सा तो हिस्सा है, क्यों इस प्रदेश में जाना, जाओ ही मत। ठीक है, लोग ऐसा निर्णय भी ले लेते हैं। फिर कहीं पर भी भाषा का अत्यधिक विवाद का प्रचार होगा तो निश्चय ही फिर लोग सोचेंगे, अरे भाई, अब मान लीजिए कि भाई जैसे कि महाराष्ट्र है, अभी खूब प्रचार चल रहा है कि मराठी बोलो मराठी बोलो। अब यहाँ जो यूपी बिहार में बैठे हुए जो कभी महाराष्ट्र गए भी नहीं, वो सोचते होंगे कि चलो औरंगाबाद घूम लेंगे, शिरडी घूम लेंगे, चलो कहीं घूम लेंगे। अब सोचेंगे अरे कहाँ जाएंगे, कहीं मारने पीटने लगा, मराठी नहीं बोलने आया तो। ठीक है, तो ये खुद ही इस प्रकार की, जबकि उसकी भाषा और मराठी में बहुत अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन जब प्रचार गलत ढंग से होता है, जब नफरत को फैलाया जाता है, घृणा की भावना को जब फैलाया जाता है, तो फिर ये समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। तो नेता जो है बिना डिवाइड किए वो कहां से रूल करेंगे, कहां से वो बिना, उनको तो वैसे टॉपिक चाहिए ही जिससे कि वो इस तरह का काम कर सके। तो उर्दू तो, तमिल और संस्कृत और तमिल भाषा में भी बहुत अंतर हो और उनका कोई संबंध ना हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए तमिल भाषा अपभ्रंशित हो गई। तमिल भाषा में मैं एक व्यक्ति जो है, जो कि मैं बाइक से जा रहा था, और मैं बाइक नहीं चला रहा था, मैं किसी के पीछे बैठा हुआ था, तो बाइक चलाने वाले वो वहीं के थे, मेरे मित्र थे, तमिलियन थे, वो मद्रासी थे, अय्यर उनका टाइटल था। तो वह जो थे बाइक चला रहे थे, उनसे किसी दूसरे बाइक वाले ने तमिल भाषा में कुछ पूछा। ठीक है, पूछा तो कि भाई ये इस यहां पर मुझे जाना है तो कैसे जाऊंगा। तो उसने पूछा कि जैसे तमिल भाषा में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बोली जाती है, तुम्हारा नाम क्या है, निपेरेन्ना, ठीक है, सापड़ेंगला, खाना खा लिया क्या, ठीक है। फिर जो है, जैसे मैं वहां रहता था, थोड़ी थोड़ी तमिल सीख चुका था, पढ़ भी रहा था, तमिल स्क्रिप्ट को मैंने प्रिपेयर कर लिया था। तो वो जो है वहां पर तन्नीर कांड हुआ, पानी पिला दो, प्यास लगेगी, तो प्यासे थोड़ी ना मरेंगे कम से कम। ठीक है, तो तमिल भाषा पर मैंने अनुसंधान किया। तो वो क्या बोल रहा था, वो पूछ रहा था, पूछते हुए पूछा, स्ट्रेटा स्ट्रेटा, अब ये क्या तमिल है? तो फिर मैंने उन महानुभाव से पूछा जो मेरे मित्र थे कि भाई ये स्ट्रेटा तमिल भाषा का शब्द है, और खाना खाते समय मुझे कहा कि थोड़ा कम खाना है मुझे, तो देने वाले ने कहा कि थोड़ा और ले लो। तो उसने कुंचुम कुंचुम, कुछ लोग कुंचुम शब्द का प्रयोग कर रहे थे, उसने बोला लेसा लेसा, लेसा मतलब लेस, अंग्रेजी का लेस, अंग्रेजी का स्ट्रेटा बन गया तमिल में। इंग्लिश में जो लेस है, लेस मतलब थोड़ा कम, वो तमिल में जाके लेसा बन गया, स्ट्रेटा बन गया, और तमिल भाषा बेचारी हिंदी को रोकते रोकते क्या हो गई, अपभ्रंशित हो गई। अब वो शुद्ध तमिल रही नहीं गई। दूसरा, अब मद्रास में चलते हैं हिंदी कोचिंग सेंटर, अब नया बिजनेस चलता है हिंदी कोचिंग सेंटर का, क्योंकि जो आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं या जो जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, अब उन्हें अब क्या क्या सीखेंगे बेचारे,
अब वो गुजराती सीखे, मराठी सीखे, तेलुगु सीखे, कन्नड़ सीखे, क्या क्या सीखे। तो हिंदी सीख लोगे तो काम चल जाएगा। हिंदी जरूर सीख लो। तो चेन्नई के अंदर और तमिलनाडु के दूसरे शहरों में भी हिंदी कोचिंग सेंटर अवेलेबल है, क्योंकि हिंदी को तो आपने पहले ही ब्लैक पेंट कर दिया। ठीक है, तो अब कोचिंग सेंटर चलाओ। कोचिंग सेंटर तो चलाना पड़ेगा। तो हिंदी इज ए वेरी गुड कम्युनिकेशन लैंग्वेज, कि भारतीयों के बीच में कोई तो एक भाषा हो जिससे कि सारे आपस में बात कर सके। लोकल जो भाषाएं हैं वो भी बोली जाए, आपस में उनकी भी रक्षा हो, लेकिन जब आपको कम्युनिकेट करना है, इंटर स्टेट कम्युनिकेशन देना है, तो वहां पर तो हिंदी। अब वो बेचारा, अब तमिल तो सीख ही रखा है, अब वो कन्नड़ भी पढ़े, अब ये भी पढ़े, अब वो भी पढ़े, क्या क्या पढ़ेगा वो। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर हिंदी, क्योंकि हिंदी भाषा से तुम्हारी भाषा को नुकसान नहीं होने वाला, वो अपभ्रंशित या इम्प्योर नहीं होने वाली है। और रही बात प्योरिटी की, इतनी ही भाषा की शुद्धता का अहंकार है, तो तुम्हारी भाषा जन्म कहां से ली थी ये ढूंढ लो पहले। कहां से पैदा हुए थे तुम। अगर तुमको अपनी मराठी भाषा का अहंकार है तो मराठी को शुद्ध करो, और जितना शुद्ध करोगे तो प्राकृत बन जाएगी, और शुद्ध करोगे तो संस्कृत बन जाएगी। तो संस्कृत बोलो ना फिर। मराठी भी तो अपभ्रंश है, हिंदी भी तो अपभ्रंश है, बंगाली भी तो अपभ्रंश है, गुजराती भी तो अपभ्रंश है। शुद्ध भाषा थोड़ी ना है गुजराती कोई। आप उसे शुद्ध कीजिए, वो संस्कृत बन जाएगी। सब संस्कृत से ही तो निकल रही है। और स्वाभिमान करना है तो शुद्धता पे करो, जो शुद्ध है। तो इसीलिए हमें ये सब बहुत ही गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, तभी जाकर इस समस्या का समाधान होगा। तो भाषा का इतिहास यही कहता है। तो संस्कृत और तमिल भाषा का भी संबंध पाया गया है। हिंदी और उर्दू का विकास, शुद्ध हिंदी भाषा संस्कृत एवं प्राकृत का ही रूपांतरित अपभ्रंशित रूप है। हिंदी में अरबी और पारसी शब्दों को मिलाकर उर्दू भाषा का विकास हुआ, लेकिन उर्दू की लिपि अरबी है। उर्दू की लिपि क्या है, अरबी है। तो उर्दू भाषा कहां से आई, हिंदी में अरबी और फारसी शब्दों का मेल किया गया, तो जाके उर्दू का विकास हुआ, और उसकी लिपि को अरबी बना दिया गया। देवनागरी तो वो है नहीं। अब ये जो है देखिए, हिंदी को बिगाड़ने वाले बॉलीवुड वाले हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं, इंतजार शब्द उर्दू का हो गया, हिंदी का नहीं है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं, ये हिंदी है। प्रतीक्षा करना, मैं ठहरा हुआ हूं। प्रतिष्ठा और प्रतीक्षा, प्रतिष्ठा मतलब स्थापित, और प्रतीक्षा, मैं हूं प्रतीक्षा कर रहा हूं, तुम आओ। अब आप भोजपुरी में जाएंगे, आंद, आंद मतलब ले आओ, भोजपुरी में बोला जाता है। ये आंद शब्द क्या है, शुद्ध संस्कृत है। अब मराठी में जैसे बोलते हैं पठावा, मतलब टू सेंड, भेज दो। भोजपुरी में बोलते हैं पठावा। असामीज में बोलते हैं पठाए दिया, पठाए दिया मतलब भेज दो, सेंड, टू सेंड। असामीज भाषा की बात कर रहा हूं। तो असामीज में भी ये शब्द मिलेगा, हरियाणवी में भी ये पठावा शब्द मिल जाएगा, राजस्थानी में भी मिल जाएगा। खाना खाना, जेवना। भोजपुरी में जेवना बोलते हैं, जेव। शुद्ध भोजपुरी अगर आप जानेंगे तो खाना नहीं है, जेव है, जेव शब्द बोलते हैं। जेव मतलब खाना। मारवाड़ी में जीवना बोलेंगे, जीमो। मराठी में जेवना बोलेंगे, जेवण झाला। ठीक है, तो अब ये चीजें हैं, इतनी समानताएं हैं। लेकिन क्या है कि अब राज्यों की जो राजनीतिक बाउंड्रीज हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो जब तुम सब एक हो, लेकिन पॉलिटिक्स तुम्हें अलग अलग बताती है। अब यूपी बिहार बन गया, यूपी का क्या इतिहास है, एमपी का क्या इतिहास है। हाँ, विदिशा का इतिहास है, उज्जैन का इतिहास है, मथुरा का इतिहास है, अयोध्या का इतिहास है। अब पहले तो मथुरा और अयोध्या और काशी ये अलग अलग राज्य हुआ करते थे। कन्नौज एक अलग राजवंश था, कन्नौज में चलता था। अब तुमने एक राज्य बना दिया, यूपी बोल दिया, और तुमको अहंकार है कि हम यूपी वाले हैं। क्या इतिहास है यूपी शब्द का, कोई इतिहास है। हम एमपी वाले हैं, क्या इतिहास है एमपी का, भाई बता दो।
ये सब पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, ये सब पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, ये पॉलिटिक्स के द्वारा ये सारी चीजें आई, राजनीति से ये सारी चीजें प्रकट होती है। तो इसलिए हमें यह बात समझने की आवश्यकता है और नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है, हमें बचने की आवश्यकता है और हमें अपनी एकता को खंडित करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इससे होता क्या है, नफरत फैलती है। जो मराठी नहीं सीखना चाहता या फिर मराठी नहीं बोलेगा, और नहीं सीखूंगा, जाओ क्या कर लोगे, तुम मारोगे पीटोगे गालियां दोगे इंसल्ट करोगे तो और नहीं सीखेंगे, वो चैलेंज लेकर बैठ जाएंगे, वो चैलेंज लेकर बैठ जाएंगे। उधर आप चैलेंज लोगे, जबकि आपकी भाषा और उनकी भाषा में कोई उनको यह समझाया जाए कि देखो भाई, मराठी कोई बहुत कठिन भाषा नहीं है, तुम जो भोजपुरी बोलते हो, मागधी बोलते हो, अवधी बोलते हो, मारवाड़ी बोलते हो, वो उससे मिलती जुलती ही भाषा है, तुम इसको बड़ी आसानी से सीख सकते हो। सीख लोगे तो तुम्हें मराठी और अच्छे से समझ में आएगी, मराठी का साहित्य भी अच्छे से समझ में आएगा, तुम्हें ही बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो जागरूकता, अवेयरनेस समझाने के बजाय अगर आप मारपीट ये सब करते हैं तो फिर वहां दिक्कत होती है। धीरे धीरे अगर कोई उनको सही से समझाए कि देखो मराठी भाषा ऐसे सरल भाषा है, तुम जो भोजपुरी बोलते हो उससे बहुत अलग भाषा नहीं है मराठी, अगर उसके दिमाग में ये बात आ जाए तो वो सीख लेगा, वो अपने भोजपुरी से उसको समझ में आएगा। काय करत आहात, का करत बाड़ा, ये भोजपुरी है, का करत बाड़ा भैया, ठीक है, का करत बाड़ा मतलब कि तुम क्या कर रहे हो, काय करत आहात ये मराठी है। तो जब ये कनेक्टिंग लिंक आप समझा दोगे उनको, चाहे कोई भी हो, वो कहेगा हाँ ये तो हमारी भाषा जैसा ही है, वो सीखना शुरू कर देगा। लेकिन तुम क्योंकि जो नेता है उसका काम तो फूट डालो और राज करो है, फूट डालो और राज करो ही उसका काम है, वो समझाने की कोशिश करेगा ही नहीं। अच्छा मराठी नहीं आती, हिंदी बोला, दो चार थप्पड़ मार देगा, इंसल्ट कर देगा, बस हो गई, कहानियां शुरू हो गई, मीडिया वाले दिखाना शुरू कर दिए और कहानी बननी शुरू। तो ये सब हमें समझने की आवश्यकता है। और मराठी भाषा में बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई, और मराठी का शुद्ध रूप में तो संस्कृति है ना सब। तो एक तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम संस्कृत भाषा की पुनर्स्थापना कर पाए, हम संस्कृत को बोलचाल की भाषा बना पाए, हम संस्कृत को व्यवहार में ले आ पाए, इसका प्रयास जरूर होना चाहिए। और हमें तो जाकर हम समझेंगे वास्तव में मराठी को शुद्ध करोगे तो संस्कृत हो जाएगी, भोजपुरी को शुद्ध करोगे तो संस्कृत हो जाएगी, बंगाली को शुद्ध करोगे तो संस्कृत हो जाएगी, गुजराती को शुद्ध करोगे तो संस्कृत हो जाएगी। मत सोचो कि तुम शुद्ध भाषा बोल रहे हो, तुम मराठी भी बोल रहे हो तो अपभ्रंशित ही बोल रहे हो, तुम भोजपुरी बोल रहे हो तो अपभ्रंशित ही बोल रहे हो, तुम गुजराती बोल रहे हो तो अपभ्रंशित ही बोल रहे हो, और तुम अपभ्रंशित के लिए ही लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, महर्षि पतंजलि ने कहा वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र। अगर तुमने अपने स्वरूप को नहीं जाना तो वृत्तियां ही तुम्हारा स्वरूप बन जाती हैं, और वृत्तियां क्या है, अपभ्रंश ही है। समझने की आवश्यकता है। अब नफरत फैला दोगे तो फिर अब जो है शिवाजी महाराज हुए, क्या उन्होंने भाषा देखकर जो है युद्ध किया था कि भाई यहां तक मराठी बोली जाती तो यहां तक हम जो है मुगलों को भगा देते हैं? नहीं, उन्होंने युद्ध किया, जहां मराठी नहीं बोली जाती थी उनकी रक्षा के लिए भी युद्ध की। सम्राट अशोक हुए, प्राकृत भाषा या पाली भाषा चलती थी, तो सातवाहन राजाओं की स्थापना किसने की? सातवाहन जो राजा थे वो सम्राट अशोक के सामंत थे महाराष्ट्र में, जिनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर होती थी, जिसको आज संभाजी नगर नाम दे दिया गया, या औरंगाबाद पहले कहा जाता था। तो सातवाहन जो राजा थे वो अशोक के सामंत हुआ करते थे। अशोक के जाने के बाद उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया, और इसी कारण से वहां मराठी बोली जाती है, क्योंकि प्राकृत भाषा का विकास हुआ। प्राकृत भाषा में शिलालेख लिखे गए सम्राट अशोक के, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां पर, और भी कई जगहों पर महाराष्ट्र में। तो अपना इतिहास जान लो, फिर जाकर हमें चर्चा करना चाहिए और खुद विचार करना चाहिए क्या हमें लड़ना चाहिए। अब शिवाजी महाराज लड़े, राष्ट्र के लिए लड़े,
जहां तक मराठी बोली जाती थी वहीं, तो फिर जो हिंदी कवि थे, एक हिंदी कवि हुए महाकवि भूषण, उन्होंने बड़ी सुंदर रचना की, शिवाजी की महिमा में उन्होंने कविता लिखी, हिंदी भाषा में लिखी। अब बड़ी तड़कती भड़कती कविता है उनकी। इंद्र जिमि जम्ब पर बाडब सुवम पर रावण सदम पर रघुकुल राज है, पौन बरी बाह पर शंभुरति नाह पर ज्यो सहस्र बाह पर राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर चित मृग झुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है, तेज तम अंश पर कान जिमि कंस पर त्यों मलिच वंश पर शेर शिव राज है। शिवाजी की महिमा में लिखी। लेकिन जब ये भाषा विवाद होगा तो कोई हिंदी कवि सोचेगा, अरे हम क्यों लिखें, ठीक ना। कोई मराठी सोचेगा, जो साहित्यकार है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए हमें विवेक से विचार करना है। अब हिंदी भाषा में बहुत ग्रंथों की, जब सत्यार्थ प्रकाश इतने वर्षों पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी में लिखा, उसके बाद तो बहुत सारे लेखक कवि हुए, प्रेमचंद हुए, मुंशी प्रेमचंद हुए, फिर आपके रामधारी से दिनकर राष्ट्र कवि, उनकी हिंदी एकदम शुद्ध हिंदी होती है। कभी आप परशुराम की प्रतीक्षा, उनकी कविता है, अगर आप सुने तो कितनी शुद्ध हिंदी में, और रश्मि रथी रामधारी से दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में मनोनीत हुए। तो उन्होंने जो है परशुराम की प्रतीक्षा जब लिखी, भ्रष्टाचार के ऊपर, भारतीय सरकार में जो भ्रष्टाचार चल रहा था, तो उनके जो शब्द हैं परशुराम की प्रतीक्षा में, वो किस प्रकार से व्यक्त वो करते हैं। शुद्ध हिंदी भाषा में परशुराम की प्रतीक्षा वो लिखते हैं। तो किस प्रकार से वो उनके जो शब्द है थोड़ा मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है परशुराम की प्रतीक्षा में। देखिए क्या लिखते हैं, हिंदी पकड़िएगा कि ये हिंदी कैसी हिंदी है, शुद्ध हिंदी है। तिरछों पर कोई नया स्वप्न ढोते हो, किसी नई फसल के बीज वीर बोते हो, दुर्दांत दशियों को सेल हुलते हैं हम, यम की दृष्टा से खेल झूलते हैं हम। वैसे तो कोई बात नहीं कहने को, हम टूट रहे केवल स्वतंत्र रहने को। सामने देश माता का भव्य चरण है, जिह्वा पर जलता हुआ बस एक ही प्रण है। काटेंगे अरी का मुंड की स्वयं कटेंगे पीछे, परंतु सीमा से नहीं हटेंगे। फूटेंगी खर निर्झरी तप्त कुंडों से, भर जाएगा नागराज रुंड मुंडों से। मांगेगी जो रणचंडी भेंट चढ़ेगी, लाशों पर चढ़कर आगे फौज बढ़ेगी। पहली आहुति है अभी यज्ञ चलने दो, दो हवा देश की आज जरा जलने दो। जब हृदय हृदय पावक से भर जाएगा, भारत का पूरा पाप उतर जाएगा। देखोगे कैसा प्रलय चंड होता है, असीवंत हिंद कितना प्रचंड होता है। बाहों से हम अंबुदी अगाध थाहेंगे, थस जाएगी ये धरा अगर चाहेंगे। तूफान हमारे इंगित पर ठहरेंगे, हम जहां कहेंगे मेघ वहीं बरसेंगे। जो असुर हमें सुर समझ आज हंसते हैं, वंचक श्रृंगाल भूकते सांप डसते हैं। कल यही कृपा के लिए हाथ जोड़ेंगे, भ्रकुटी विलोक दृष्टता द्वंद छोड़ेंगे। गरजो अंबर की भरो रण उच्चारों से, क्रोधांध रोर हापों से हुंकारों से। यह आग मात्र सीमा की नहीं लपट है, मूढ़ो स्वतंत्रता पर यही तो संकट है। जातीय गर्व पर क्रूर प्रहार हुआ है, मां के किरीट पर यही वार हुआ है। अब जो सिर पर आ पड़े नहीं डरना है, जन्मे हैं तो दो बार नहीं मरना है। कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे हम, बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे। अरी का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, जब तक जीवित हैं क्रोध नहीं छोड़ेंगे। गरजो हिमाद्री की शिखर तुंग पाटों पर, गुलमार्ग विंध्य पश्चिम पूर्व घाटों पर। भारत समुद्र की लहर ज्वार भाटों पर, गरजो गरजो मीनारों और लाटों पर। खंडहरों भग्न कोटों में, प्रचीरों में, जाह्नवी नर्मदा यमुना के तीरों में। कृष्णा कछार में, कावेरी कूलों में, चित्तौड़ सिंहगढ़ के समीप धूलों में। सोए हैं जो रणबड़ी उन्हें टेरो रे, नूतन पर अपनी शिखा प्रयत्न फेरो रे। झकझोरो महान सुप्तों को, टेरो टेरो चाणक्य चंद्रगुप्तों को। विक्रमी तेज को, असी की उधाम प्रभा को, राणा प्रताप गोविंद शिवाजी सरजा को। वैराग्य वीर वृंदा फकीर को, टेरो टेरो माता लक्ष्मी बाई को। अजन्मा सा जिनमें ना व्यंग थोड़ा था, अजीज का अरे
कर जिसने स्वदेश को छोड़ा था, हम हाय आज तक जिसको गुहारते हैं, नेताजी कब आते हैं, अब आते हैं। साहसी शूर रस के उस मतवालों को, टेरो टेरो आजाद हिंद वालों को। खोजो टीपू सुल्तान कहां सोया, अशफाक उस्मान कहां सोया, बम वाले वीर जवान कहां सोया, भगत सिंह बलवान कहां सोया। जा कहो करे कृपा नहीं रूठे वो, बम उठा बाज के सदृश व्यग्र टूटे वो। हम मान गए जब क्रांति काल होता है, सारी लपटों का रंग लाल होता है। जागृत पौरुष प्रज्वलित ज्वाल होता है, शुरत्व नहीं कोमल कराल होता है। ये हिंदी है, शुद्ध हिंदी। तो इसलिए हमें विचार करना है। आज जो बॉलीवुड हिंदी सिखाता है उसमें उर्दू का मिश्रण पाया जाता है, शुद्ध हिंदी तो कुछ और ही है। तो हम शुद्धता की ओर जितना बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि हम संस्कृत को जान जाएंगे। नहीं तो भाषाएं तो अपभ्रंशित ही, मूल भाषा तो मातृभाषा और मुख्य भाषा तो संस्कृत ही है। तो जरूर हम विचार करें और इस घृणा की भावना, नफरत की भावना को हम समाप्त करें, और समाप्त कर कर हम आगे बढ़े चलें तो निश्चय ही इस देश का कल्याण होगा और बहुत लाभ होगा, पूरे समाज को लाभ होगा। इसीलिए हम नेताओं के चंगुल में ना फंसे, नेताओं के बहकावे में हम ना आए, बल्कि हम जो है समझें, संपर्क को समझें। हम अपने जो हमारे जो प्राचीन संपर्क हैं उसको हम समझें और समझकर हम चलें तो निश्चय ही हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूं। इसीलिए नेता कुछ भी भड़काए, आपको नहीं भड़कना है, मूल विषय को समझना है। नहीं तो ये नेता बांटो और राज करो की राजनीति ही जानते हैं और वही फैलाते हैं, वही करते हैं। चलिए इसी के साथ मैं विराम देता हूं, विदा लेते हूं। आप सभी विचार करें, विचार कर ही अपने निर्णय लें और आगे बढ़ें। हम जनता जितनी जागरूक होगी, नेता उतने ही आपके सामने झुकेंगे, नहीं तो बहकाते रहेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अंत में यही कहना चाहूंगा, हिंदी भाषियों को मराठी से नफरत नहीं करना चाहिए। अब चाहे कोई भी न्यूज आ रही हो, उसे नेताओं का ही षड्यंत्र समझना चाहिए और इस विषय में हमें सकारात्मक विचारधारा ही रखनी चाहिए। तभी हम देश का विकास कर पाएंगे, सनातन धर्म को हम प्रचार कर पाएंगे, उसकी रक्षा कर पाएंगे और सनातन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।